हेलो लॉ वॉरियर्स एंड वेलकम टू माय चैनल ऑफ कॉफी एंड क्लॉजेस, जहां पर हम अपनी कॉफी के साथ वेरियस प्रोविजंस ऑफ द बेयर एक्ट आप सबके साथ डिस्कस करते हैं। सो आई होप आप अपनी कॉफी एंड आईबीसी कोड हमारा 2016 का अपने साथ में लेके बैठे हो, बिकॉज आज हम 2016 का कोड नहीं डिस्कस करेंगे, आज हम 2026 का कोड डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि पुराने कोड से क्या क्या 15 मेजर्स डिफरेंसेस हमारे इस कोड में आए तो काफी सारे, बट आज हम मेजर 15 डिस्कस करेंगे और फिर बाकी मिसलिनियस बाद में करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। तो दिस वीडियो इज अबाउट 15 मेजर अमेंडमेंट इन आईबीसी 2026। जरा इसकी ब्रीफ टाइमलाइन देखते हैं। देखो ये 12 अगस्त 2025 में ये हमारा लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर उसके बाद पास हो गया था लोकसभा से 31 मार्च 2026। ये दोनों टाइमलाइन याद रखने की जरूरत नहीं है। हमारा जो मेन है 6 अप्रैल 2026 इसको मिली थी प्रेसिडेंशियल असेंट, ठीक है, और मई 26 इसकी कमेंसमेंट डेट रखी गई। तो ये दोनों टाइमलाइन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रैल एंड मई, बिकॉज ये आ सकता है हमारे उसमें, ठीक है, पेपर में 6 अप्रैल और मई 26, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा फर्स्ट मेजर चेंज क्या है। फर्स्ट मेजर चेंज है, अगर आपने डेफिनेशंस पढ़ रखी है तो सेक्शन 231 है ये, नहीं सेक्शन 3 था। सेक्शन 331 में हमारा अब तक कोड की डेफिनेशन दे रखी है सिक्योरिटी इंटरेस्ट की। सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या कहते हैं, इसमें इन्होंने क्लैरिफाई किया है इस बार कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट वही इंटरेस्ट होंगे जो हमारा क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट से क्या कहते हैं निकलेंगे। तो एक बार पढ़ लेते हैं सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या चेंज हुआ है। सिक्योरिटी इंटरेस्ट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट क्रिएट्स राइट एंड टाइटल इंटरेस्ट ऑफ क्लेम। ये चेंज हुआ है पर्सुएंट पार्टीज एग्रीमेंट और अरेंजमेंट ऑफ द पार्टीज इंटरेस्ट। ये हमारा चेंज हुआ है इसमें। सिक्योरिटी इंटरेस्ट में चेंज हुआ है सेक्शन 331 में चेंज हुआ है और लिखा है कि वो सारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट होंगे जो राइट और टाइटल जो हम लोग अराइज करेगा जिससे जो ऐसी ट्रांजेक्शन से जो सिर्फ पार्टीज के एग्रीमेंट और अरेंजमेंट से हो रखी है, तो ऑपरेशन ऑफ लॉ से नहीं हो रखी। तो ये हमारा ये वाला जो अमेंडमेंट है लाने की जरूरत क्या थी। देखो कई सारे अमेंडमेंट, कई सारे जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट के थ्रू और बाय ऑपरेशंस ऑफ लॉ और इम्प्लाइडली जो जनरेट होते थे, तो उन सबको हटाने के लिए उन्होंने बोला कि सिर्फ इसमें वो सारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट होंगे जो हमारे अरेंजमेंट और एग्रीमेंट से होंगे। तो हमें ये याद रखना है कि ये सेक्शन 331 ऑफ द कोड में हमारा अमेंड करा गया है और इसकी परसुएंट मतलब एग्रीमेंट्स के जो भी सारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट होंगे वो ही हमारे ऑपरेट होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट हमारा ये है। सेक्शन 331 भी हम लोग वो कर देते हैं क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि कौन से सेक्शंस में इसको अमेंड कर रखा है, ठीक है। सेकंड देखते हैं। सेकंड बात करते हैं स्ट्रिंजेंट टाइमलाइन फॉर एडमिशंस एंड रिजेक्शंस ऑफ इनिशिएटिंग सीआईआरपी। देखो सेक्शन 7 में आपको बता रखा है, सेक्शन 6, 7 और 10 में आपको बता रखा है कि सीआईआरपी कौन कौन इनिशिएट करेगा, क्या इनिशिएट करेगा। आपको पिछली वीडियो में आईबीसी की वीडियो में बता रखा है, अगर आपको याद नहीं है तो आप जाके वो वीडियोस पहले देखें। तो ठीक है, तो इसमें है कि ये स्ट्रिंजेंट टाइमलाइन दे रखी है एनक्लैट के ऊपर, इन्होंने बाउंड कर दिया कि वो एडमिशन और रिजेक्शन एप्लीकेशन करेंगे विद इन 14 डेज ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। और अगर उससे ज्यादा होगा तो ऑनरेबल एनक्लैट को रीजन रिक्वायर करना पड़ेगा कि 14 डेज में उन्होंने एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ द क्लेम जो हमारा सेक्शन 7 में दे रखे हैं वो क्यों नहीं 14 डेज में पास किया, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ द क्लेम स्ट्रिंजेंटली पहले भी 14 डेज था, पर अब स्ट्रिंजेंट इसको वे में बना दिया कि इससे ज्यादा ये इंक्लूड वो आगे नहीं जा सकता, बिकॉज स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द अफेयर्स चाहिए, ठीक है। तो इसमें इतना ज्यादा वो नहीं है। फिर उसके बाद आ जाओ अमेंडमेंट 3, जो इम्पोर्टेंट थर्ड अमेंडमेंट है वो है ये क्लॉजेस आप देख लेना, क्लॉजेस तब पूछ नहीं सकते। देखो जो अमेंडमेंट हमारा वो क्लॉजेस के थ्रू आया है, जैसे सिक्योरिटी इंटरेस्ट वाला क्लॉज 2 है, फिर उसके बाद स्ट्रिंजेंट टाइमलाइन वाला क्लॉज 4 है कि इससे ज्यादा 14 डेज से ज्यादा आगे नहीं पड़ेंगे। फिर उसके बाद विंडो फॉर विड्रॉल और एप्लीकेशन ऑफ इनिशिएटिंग सीआईआरपी। देखो पहले भी इसकी विंडो थी सीआईआरपी की, क्या कहते हैं एक विंडो हमारी खुल रही थी फॉर विड्रॉल ऑफ जो हमारा सीआईआरपी का प्रोसेस था, तो वो विंडो हमारी खुल रही थी। तो इस विंडो में अब एक नई टाइमलाइन लाया है। एक सेकंड, ये कंस्ट्रक्शन वॉइस के लिए मुझे माफ करिएगा। हाँ, तो क्या कहते हैं विड्रॉल एप्लीकेशन जो फाइल करेगा कब फाइल करता है
दो जगह था कि क्या कहते हैं पहले हमारा क्लेम एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है, तो वहां पर हमारा सेक्शन 12A में दे रखा है कि सेक्शन 12A में दे रखा है कि कब हमारा विड्रॉल हम कर सकते हैं। तो पहला एप्लीकेशन जब तक एक्सेप्ट हुआ है तब तक तो कर ही सकता है, पर जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है और सीओसी बन गई है हमारी, तो उसमें सीओसी का हमारा 90% ऑफ द अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है, 90% अप्रूवल चाहिए होता है। आईबीसी अमेंडमेंट एक्ट स्टिपुलेट्स दैट वंस द एप्लीकेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ सीआरपी इज वंस एडमिटेड, अब ये विड्रॉल के एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12A में जो है, ये हमारे सेक्शन 12A में है, तो ये एक बार जो हमारी विड्रॉल एप्लीकेशन आ गई है तो अब हम इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, पहले तो जब तक क्लेम नहीं कर सकता तो जब तक हमारा एनक्लैट ने जब तक इसका जो क्लेम था सेक्शन 7 और इन सब में जो क्लेम दे रखे हैं तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक तो आप कभी भी कर सकते हैं। पर जब विड्रॉ आपका सीओसी हमारा फॉर्म हो गया तो वहां पर आपको 90% अप्रूवल तो चाहिए ही। अब वो विड्रॉल जो एप्लीकेशन है वो हम लोग विड्रॉ नहीं कर सकते। फोर्थ अमेंडमेंट में आ जाओ, सीओसी टू कंटिन्यू सुपरविजन ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस। देखो, तो अभी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आईबीसी अमेंडमेंट में 210 भी करा है कि अब ये लिक्विडेशन प्रोसेस जो होगा वो सीओसी सुपरवाइज करेगा। अभी क्या होता है, अभी जो होता है लिक्विडेटर जो है वो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमिटी को कन्फर्म करता है ये सारी चीजें, क्या कहते हैं कैसे लिक्विडेशन प्रोसेस होगा कैसे नहीं होगा। पर अब ये जो होगा, और उससे क्या कहते हैं जो स्टेक होल्डर का कंसल्टेशन ऑफ कमिटी है, ये इसका जो डिसीजन होता था ये बाइंडिंग नहीं होता था लिक्विडेटर पे। पर अब क्या होगा, वो डायरेक्ट सीओसी सुपरवाइज करेगा, तो इसमें डायरेक्ट सुपरविजन दे रखा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सीओसी हमारा डायरेक्ट सुपरवाइज करेगा। पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विड्रॉल वाला इंपॉर्टेंट है कि 90% वाला, अब उसकी एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं हो सकती। स्ट्रिंजेंट टाइमलाइन वाला भी इंपॉर्टेंट है, 14 डेज वाला कि एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। और सिक्योरिटी इंटरेस्ट वाला 331 वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीओसी अब लिक्विडेशन प्रोसेस को करेगा। पहले कौन करता था, पहले लिक्विडेटर अपना कन्फर्म करता था स्टेक होल्डर कमिटीज को, कंसल्टेशन कमिटी को। हाउएवर इनका डिसीजन था, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन का डिसीजन होता था, ये बाइंडिंग नहीं होता था। ठीक है, 5 पे आ जाओ, फिफ्थ अमेंडमेंट, सेपरेशन ऑफ सीआईआरपी प्रोसेस प्रोसीडिंग टू एंसिलरी प्रोसीडिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सेक्शन 26 और सेक्शन 47 में अमेंडमेंट करता है। देखो, सेपरेशन ऑफ सीआईआरपी हमारी प्रोसीडिंग दूसरी प्रोसीडिंग से कैसे सेपरेट होगी। देखो, इसमें दूसरी प्रोसीडिंग्स की बात कर रहा है, वो रॉन्गफुल प्रोसीडिंग्स या फिर कोई भी रॉन्गफुल या फ्रॉडेंटली जिसमें भी कोई अगर क्लेम कर रहा है या फिर कुछ कर रहा है, तो उन प्रोसीडिंग्स की बात हुई है कि उनका सीआईआरपी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या है, अभी जो 26 में दे रखा है, कोई भी अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसके लिए जो सूट जो चलता है वो सीआईआरपी प्रोसीजर पे लागू नहीं होता, मतलब उससे इफेक्ट नहीं होता, उनका सीआईआरपी प्रोसीजर अपना चलता ही रहता है। सेम चीज अभी 26 में एक और चीज ऐड कर दी है, वो है फ्रॉडुलेंट रॉन्गफुल एंड ट्रेडिंग जो सूट्स है इनके जो खिलाफ चल रहे हैं वो सीआईआरपी प्रोसेस का पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो, सीआईआरपी प्रोसेस चाहे वो कंक्लूजन ऑफ लिक्विडेशन करेगा या क्या भी, जो भी इसका डिसीजन होगा एंड तक, जो आपको मैंने प्रोसेस बताया 33 तक, तो वहां पर तक क्या कहते हैं कोई असर नहीं होगा। इसका सूट अलग चलेगा और इनका सीआईआरपी का सूट अलग चलेगा। ठीक है, इन इफेक्ट द सीआरपी अ कॉर्पोरेट डेटर इज इंटायरली डीकपल्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग्स। अब ये जो कॉर्पोरेट डेटर है इन दोनों प्रोसीडिंग से अलग हो जाएगा कि क्या कहते हैं इसकी अलग चलेगी और इनकी अलग चलेगी। बस आपको ये याद रखना है कि अब सेक्शन 26 में पहले अंडर वैल्यूड ऑफ ट्रांजेक्शंस की बात की थी, अब फ्रॉडलेंट एंड रॉन्गफुल ट्रेडिंग की भी बात कर रखी है, इनके भी सूट अलग चलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ एसेट्स ऑफ ए गारंटर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर एज अ पार्ट ऑफ द सीआरपी। अब देखो, जब कॉर्पोरेट डेटर अगर उसका दिवाला निकल रहा है तो वहां पर गारंटर भी होगा, तो इसमें क्या बोलता है 28A में ये वाला हमारा अमेंडमेंट हुआ है, एक 26 में हुआ है, 331 में हुआ है, सेक्शन 7 में हुआ है, और फिर उसके बाद 12A में भी हुआ है ना। तो सेक्शन 28A हमारा इंसर्ट करता है यहाँ पर ये, और कहता है कि क्रेडिटर जो है अब वो जो ट्रांसफर करेगा असेट्स वो गारंटर का भी ले सकता है, पर उसके लिए अप्रूवल चाहिए सीओसी का। 28A इसमें अप्रूवल चाहिए अरे क्या है भाई, इसमें अप्रूवल चाहिए सीओसी का। कितना अप्रूवल चाहिए, इसका अप्रूवल चाहिए 66% ऑफ द वोटिंग शेयर चाहिए हमारा
ताकि वो गारंटर की भी प्रॉपर्टी ले सके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारा गारंटर की प्रॉपर्टी अब इस CIRP प्रोसेस में ले सकता है, पर COC का अप्रूवल चाहिएगा 66%। अब ये जो कैसे लेगा, असेट्स कैसे लेगा, उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, ये कौन बताएगा, भी इसके रेगुलेशन स्पेसिफाई करेगा कि कौन सी जो असेट्स है गारंटर की वो ट्रांसफर हो सकती है और कौन सा मतलब कौन सी परचेज और असेट्स कैसे होगी, तो ये भी इसको रेगुलेशन पास करेगा अभी, ठीक है। अभी आपको ये समझना है सेक्शन 28A में अब गारंटर की प्रॉपर्टी की क्रेडिटर ले सकता है बाय COC वोटिंग शेयर 66%, ठीक है। फिर उसके बाद 7th अमेंडमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, पेमेंट ऑफ डिसेंटिंग क्रेडिटर्स ऑफ द बेसिस ऑफ लोअर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ लोअर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ लोअर ऑफ, ये पूछ सकता है आपको MCQ में। देखो मैंने आपको बताया था सेक्शन 30 में रूठे फूफा भी होते हैं, जब उनका रेजोल्यूशन प्रोसेस पास होता है तो वो जितने उस होता है 67, इसमें डिसेंटिंग टू फाइनेंशियल क्रेडिटर्स भी होता है, और मैंने आपको कहा था डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को क्या दे के आप खुश करते हो, पैसे देके या कंपेंसेशन देके आप खुश करते हो। तो अब यहाँ पर बोला है जो डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर को बेसिस ऑफ लोअर ऑफ पे इनको कंपेंसेशन मिलेगा। देखो इसमें अमेंड कहाँ कहाँ किया गया है, सेक्शन 32B में कर रखा है, जहाँ पर बोलते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हु वीटोज ऑन अ रेजोल्यूशन प्लान, वो सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जिन्होंने रेजोल्यूशन प्लान में अपना वीटो एक्सरसाइज किया था वुड बी इंटाइटल टू पेमेंट, और वो डिसेंटिंग है और वो उनको पेमेंट मिलेगी कितनी, अभी ये करंट सिचुएशन है, कितनी, not less than value of envying such dissenting financial creditors, इतनी पेमेंट इनको मिलती है। सच डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को इतनी मतलब इनसे कम नहीं मिलती है, इनसे कम नहीं मिल सकती डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर को जितनी मिल रही है। अब 2026 अमेंडमेंट में क्या बोल रखा है, 2026 अमेंडमेंट जो ऐड किया है, अमेंडमेंट जो ऐड किया है वो करा है 32BA ऐड किया है। अब ये रूट फूफा को तो बनाना है, तो क्रेडिटर विल बी इंटाइटल टू लोअर द वैल्यू, लोअर ये याद रखना है, लोअर ऑफ द वैल्यू अराइव्ड एट द अंडर द रेजोल्यूशन प्लान। अब इन क्रेडिटर्स को लोअर ऑफ द वैल्यू मिलेगी जितना भी रेजोल्यूशन प्लान में अराइव हुआ है। पर्पस क्या है, कलेक्टिव विजडम ऑफ COC की हमारी अंडरमाइन नहीं कर सकते कि डिसेंट फाइनेंशियल क्रेडिटर को हम लोग क्या कहते हैं सिंगल आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी हमारा सेक्शन 30 में इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा अमेंडमेंट। देखो एक बार सेक्शन हमारे 7 अमेंडमेंट हो गए, एक सिक्योरिटी इंटरेस्ट वाला अमेंडमेंट है जो 331 में दे रखा है, जो अरेंजमेंट्स और एग्रीमेंट से ही वो का CIRP की टाइमलाइन स्ट्रिक्ट कर दी है, 14 डेज मैंडेटरी है, पहले भी 14 डेज थी एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन की। फिर विड्रॉल जो हमारा सेक्शन 12A में दे रखा है, तो उसमें बोल रखा है कि 90% ऑफ COC देंगे विड्रॉल, और अब बोल रखे हैं कि क्या कहते हैं कि अभी विड्रॉल जो एप्लीकेशन देगी वो दोबारा विड्रॉ नहीं हो सकती। COC सुपरविजन ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस को हमारा सुपरवाइज करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेपरेशन ऑफ CIRP और एंसिलरी प्रोसीडिंग्स हमारा सेक्शन 26A में, इसमें क्या 26 में हमारा दो चीजें और डाली, फ्रॉडलेंट एंड रॉन्गफुल ट्रेडिंग के अभी डाला है। पहले अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन होती थी, ट्रांसफर ऑफ गारंटर्स की 28A में हुआ है, एंड पेमेंट्स एंड डिसेंडिंग क्रेडिटर्स बेसिस ऑफ लोअर ऑफ हमारा सेक्शन 32B में हुआ है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बाउंड अप्रूवल और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा अमेंडमेंट हुआ है कि टाइम बाउंड, अब रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव और इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ टाइम बाउंडेशंस बता दिए इसमें, जैसे प्रोवाइजो ऐड किया है इन्होंने 31(1) में। 31(1) में कराया है इन्होंने प्रोवाइजो ऐड, जिसमें बोलता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है ये रेजोल्यूशन प्लान, जो हमारा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने हमारा डाला है, तो ये 30 डेज में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स मतलब अप्रूव कर दिया उसने रेजोल्यूशन प्लान, तो उस दिन से 30 डेज में अब वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स कर ही देगा। ये इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा है उन रेजोल्यूशन प्लान की। अब उस जिस वे में रेजोल्यूशन प्लान बना उस वे में 30 डेज में अपना डिस्ट्रीब्यूट कर देगा असेट्स, क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा असेट्स, ठीक है। अप्रूवल दे दिया था उसने, तो सच अप्रूवल कैन बी रिकॉर्डेड, कैन बी ऑर्डर अलोंग विद द अप्रूवल ऑफ COC। अब ये जो अप्रूवल होगा वो COC के 66% के लिए होगा, ठीक है। 30 डेज में ये अप्रूव कर देगा रेजोल्यूशन प्लान को, और मैनुअल डिस्ट्रीब्यूट बता देगा कि कितना है विद इन 30 डेज, और सच अप्रूवल COC के 66% ऑफ वोटिंग शेयर में होगा। 31(2)A भी इसमें ऐड हुआ है, जिसकी बात करते हैं रेजोल्यूशन जो है वो प्रेजेंटेड बाय RP 30 डेज के अंदर RP प्रेजेंट करेगा, और अगर नॉट एक्सेप्टेड रीजंस डिले फॉर पासिंग ऑर्डर। रेजोल्यूशन प्लान जो है वो RP अगर रेजोल्यूशन वगैरह 30 डेज में, ये ऊपर वाली बात ही बोल दी कि 30 डेज में अप्रूव करेगा, और 30 डेज में मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स भी अप्रूव करेगा।
जाएगा। सेक्शन 31(5) में बोल रखा है अप्रूवल ऑफ ड्यू फ्रॉम सीसीआई, ये इंपॉर्टेंट है। 31(5) में जो सीसीआई से अप्रूवल अगर मिला है तो इसमें क्या होगा कि क्या कहते हैं, ये सीओसी से अप्रूव होकर सीओसी इसको रेजोल्यूशन प्लान अगर अप्रूवल ड्यू है तो सीओसी से पहले अप्रूवल ले लेंगे आप उस रेजोल्यूशन प्लान का, फिर सीसीआई से भी अप्रूवल लेना जरूरी है, ठीक है, अंडर सेक्शन 36। जो सीओसी रेजोल्यूशन प्लान करोगे तो आपको उससे सीसीआई से भी, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से भी रेजोल्यूशन प्लान का अप्रूवल लोगे। फिर सेक्शन 31(6) बात करता है ऑल क्लेम रेडिएट्स अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर और असेट्स नॉट कवर्ड बाय द रेजोल्यूशन प्लान। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या कहते हैं, जो भी क्लेम्स है कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट जो इस रेजोल्यूशन प्लान में नहीं हो रखे तो उसको हम लोग एक्सटिंग्विश मान लेंगे, डीम टू बी एक्सटिंग्विश मान लेंगे। 31(6) में बोल रखा है। 31(5) और 31(6) बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। 31(6) में बोल रखा है जितने भी रेजोल्यूशन प्लान कॉर्पोरेट डेटर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हम उसको एक्सटिंग्विश मान लेंगे और अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, नो प्रोसीडिंग। अब कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ अब कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, उनके जो चीज हमने रेजोल्यूशन प्लान में इंट्रोड्यूस नहीं की है, जो इनकॉर्पोरेट नहीं करी है, वो हम लोग एक्सटिंग्विश मान लेंगे और उसके खिलाफ कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ कोई भी सूट इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, वन टाइम रिस्टोरेशन सीआईआरपी एज प्रिक्यूड। आईबीसी 20 वो है, आईबीसी जो है हमारा 2026 का अमेंडमेंट है, वो री इंस्टेटमेंट ऑफ द सीआईआरपी प्रोसेस भी बताते हैं टेम्परेरी बेसिस पे। तो करंट पोजीशन क्या है, देखो, अगर रेजोल्यूशन प्रोसेस जो भी है वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं मीट करती कोर्ट के लिए, कोर्ट की, तो ऑनरेबल कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर देता है लिक्विडेशन हमारा सेक्शन 33 में। बट अब इन्होंने एक री इंस्टेटमेंट का प्रोविजंस डाल रखा है और इन्होंने बोला है कि सीआईआरपी कैन बी टेम्पररी रिस्टोर्ड, दोबारा रिस्टोर्ड हो सकता है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को दोबारा बोला जा सकता है कि आप रेजोल्यूशन प्लान बनाओ और इट मे बी डेमोन्स्ट्रेट 66% ऑफ द सीओसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कहते हैं, ये दोबारा री इंस्टेटमेंट की बात कर रहा है कि दोबारा एक चांस देता है सीआईआरपी प्रोसेस, वो ऑनरेबल एनक्लेट एक विंडो ओपन करता है एक छोटी सी टेम्पररी बेसिस के कि आप अपना रेजोल्यूशन प्लान दोबारा सबमिट कर सकते हो और डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि वो अप्रूव करने के लिए 66% ऑफ द सीओसी होनी चाहिए, उसमें मतलब अप्रूवल होनी चाहिए। इट कैन बी डन ओनली वंस पीरियड इज नॉट एक्सीडिंग, ये इसका पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 120 डेज से ज्यादा अगर पीरियड एक्सीड नहीं हुआ है तो ये री इंस्टेटमेंट की विंडो ओपन है। तो हम लोग इसमें लिख देते हैं री इंस्टेटमेंट विंडो फॉर 120 डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीइंस्टेटमेंट विंडो हमारी 120 डेज के लिए दोबारा ओपन हो सकती है आफ्टर, इवन आफ्टर लिक्विडेशन का जब ऑर्डर पास हो गया है, ठीक है। इफ नो रेजोल्यूशन अराइव्ड, अगर 120 डेज के लिए नहीं अराइव हुआ इसमें तो लिक्विडेशन आपको वही होगा, क्या कहता है, ऑर्डर कर देगा और उसके बाद ये फाइनल लिक्विडेशन इस टाइम होगा 120 डेज के बाद होगा। दिस विल ऑल्सो अप्लाई टू सीआईआरपी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर के पर भी होगा, जो कॉर्पोरेट डेटर के सीआरपी जो भी इस पे इंस्टीट्यूट हो रहा है। एंड दिस विल नॉट अप्लाई टू द केसेस जहाँ पर लिक्विडेशन प्रोसेस ऑलरेडी चल पड़ा है, ठीक है, ये ऑर्डर उस पर नहीं होगा। फिर उसके बाद रिवैम्प ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट नहीं आएगा। देखो रीइंस्टेटमेंट विंडोज 120 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारा, ठीक है। 331 हमारा सिक्योरिटी इंटरेस्ट वाला भी इंपॉर्टेंट हो गया। फिर उसके बाद ये वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा कि टाइम बाउंड अप्रूवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, जो हमारा 30 डेज वाला और ये वाला डीम 31(6) और 31(5), ठीक है, आपको याद रखना है। इसमें 120 डेज याद रखना है। रीइंस्टेटमेंट ऑफ द विंडो, रिवैम्प ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, सेक्शन 32A है ये। इंसर्टेड मैंडेट द ऑनरेबल पास द ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन पास करना है 32 में, क्या कहते हैं 30 डेज में पास करना होता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन अगर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हुआ है। फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीव ऑफ द इनिशिएशन ऑफ द लिक्विडेशन, जिस दिन से लिक्विडेशन हमारी पास हो रखी है, इसमें 30 डेज में अब दी लिक्विडेशन ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर कर ही देगा, ठीक है। फिर उसके बाद 34(1) बात करता है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ द लिक्विडेटर। वन द लिक्विडेशन इज ऑर्डर ऑनरेबल, वो क्या होगा, क्या कहते हैं, एनक्लैड जो होगा वो रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड की इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रोफेशनल के बोर्ड की अपॉइंट करेगा लिक्विडेटर। अब ये लिक्विडेटर कौन होता है, उसमें से नहीं होगा, जो भी हमारे सीओसी की कमेटी से होता है उसमें से लिक्विडेटर नहीं होगा। ये 33(4) देखो 30 प्रोहिबिट्स इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो हमारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, क्योंकि वही ये बोर्ड रिकमेंडेशन दे रहा है इनको लिक्विडेटर के, तो वो सीआईआरपी प्रोसेस में नहीं क्या कहते हैं प्रोसेस में पार्ट थे, तो फिर वो अब इसमें नई लिक्विडेटर बन सकते, ठीक है। अब 34A
रिप्लेस द लिक्विडेटर, सीओसी कर सकता है 66% ऑफ वोट से, सीओसी कर सकता है लिक्विडेटर को रिप्लेस। 34A, ठीक है। सेक्शन 54(1) लिक्विडेशन प्रोसेस टू बी कंप्लीटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 180 डेज, 180 डेज में हमारा लिक्विडेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 120 डेज में रिवैम्प की रीइंस्टेटमेंट की साइकिल है, 120 डेज एंड 180 डेज हमारा लिक्विडेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फर्दर एक्सटेंशन 90 डेज, ये टाइमलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर रियलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, आईबीसी एक्ट कॉन्स्टिट्यूट 52(2), अभी 52(2) इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। मैंडेट द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मस्ट रियलाइज द सिक्योरिटी इंटरेस्ट विद इन 14 डेज, की 52(2) मैंडेट करता है कि हमारा सिक्योरिटी इंटरेस्ट ये लोग रिलीज करेंगे 14 डेज में फ्रॉम द लिक्विडेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ डेट, जब लिक्विडेशन की कमेंसमेंट है, ठीक है। वन और मोर सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो 66% ऑफ द वैल्यू क्लेम एग्री होना चाहिए। तो ये रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट 14 डेज में होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका रिवैम्प ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस 30 डेज में लिक्विडेशन का ऑर्डर दे देना है, फिर उसके बाद लिक्विडेटर को भी अपॉइंट करेगा। ये 34(4) में बोला है कि ये हमारा उसमें से नहीं होगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल में से नहीं होगा, रिप्लेस कर सकता है 66% ऑफ द वोटर्स का। लिक्विडेशन प्रोसेस हमारा पूरा होना चाहिए 180 डेज में, और 90 डेज का हमारा इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। फिर उसके बाद चलो सिक्योरिटी इंटरेस्ट रियलाइज हो रहा है 14 डेज के अंदर। सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज नॉट कवरिंग इंटायर डेट वैल्यू, अब इसमें ये भी इंपॉर्टेंट आ जाता है एक्सप्लेनेशन जो हमारा 53(b)(2) में ऐड करा रखा है कि अगर सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो लेस है कॉर्पोरेट डेटर के क्लेम जितना डेट ओन कर रहा है उससे कम है, तो फिर जितना कॉर्पोरेट डेटर टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अब जितना है उतना तो सिक्योर्ड क्रेडिटर की तरफ वो उसको ले लेगा, जो बाकी बचा हुआ क्लेम है वो अनसिक्योर्ड डेटर होगा, ठीक है। नॉट कवर्ड अंडर द सिक्योर्ड, फिर ऑफसेट सिक्योरिटी फॉर द रिमेनिंग अमाउंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की तरह ट्रीट करा जाएगा। 53(1)(e) वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ड्यूज वेदर और नॉट सिक्योर्ड शेल नॉट हैव हायर प्रायोरिटी। अब ये 53 आपको पता ही है, ये ये हमारा वाटरशेड मैकेनिज्म की बात करते हैं कि प्रायोरिटी किसको मिलेगी। तो देखो यहाँ पर है, अगर सिक्योरिटी इंटरेस्ट लेस है टोटल डेट का, तो यहाँ पर तो क्या कहते हैं जितना ओन डेट कर रहा है कॉर्पोरेट डेटर, तो उसको तो हम लोग सिक्योर्ड क्रेडिटर पे प्रायोरिटी पे रखेंगे, पर जो रिमेनिंग अमाउंट जो होगा क्या कहते हैं जो होगा वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह ट्रीट करेंगे, उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे, ठीक है। 53(1)(e) हमारा बताता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ड्यूज वेदर सिक्योर्ड होंगे या अनसिक्योर्ड होंगे, पर वो प्रायोरिटी पे नहीं हो सकते वाटरशेड मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी वाटरशेड मैकेनिज्म बाद में, अभी हम लोग अमेंडमेंट्स ही देख लेते हैं। इनिशिएशन ऑफ द CIRP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने चैप्टर 4A इंट्रोड्यूस किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया चैप्टर 4A ऑफ CIRP। CIRP क्या है? क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, क्रेडिटर इनिशिएट करेगा। इट मे बी इनिशिएटेड आउट ऑफ कोर्ट एटलीस्ट विद 51% ऑफ द वैल्यू डेट, 51% ऑफ द वैल्यू डेट से इनिशिएट कर सकता है फॉर द क्रेडिटर्स। फर्दर इट प्रपोज वन CIRP इज कमेंट्स, तो उसके बियॉन्ड CIRP हमारा इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट क्या है? 4A चैप्टर इंट्रोड्यूस किया हमारा 2026 में कि फाइनेंशियल जो हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है वो भी हमारा क्या कहते हैं CIR रेजोल्यूशन प्रोसेस हमारा इनिशिएट कर सकता है। इसको चाहिए 51% ऑफ द वैल्यू ऑफ डेट होना चाहिए, तब ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इनिशिएट करेंगे। और अगर CIRP प्रोसेस उस कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट चल पड़ा है तो आप CIRP नहीं इंक्लूड कर सकते, ठीक है। अब ये जो ये जो हमारा 4A की प्रोसीडिंग्स है 150 डेज में कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया रीइंस्टेटमेंट हमारा 120 डेज है, फिर उसके बाद 180 डेज हमारा क्या था, लिक्विडेशन प्रोसेस कंप्लीट है, 90 डेज का फर्दर एक्सटेंशन है, 14 डेज में रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज क्रेडिटर्स है, एंड 51% ऑफ द क्लेम है अगर डेट का, तो फिर यहाँ पर हमारा इनिशिएशन हो सकता है कोर्ट के थ्रू, आउट ऑफ कोर्ट के थ्रू इनिशिएट कर सकते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, एंड 150 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, फर्दर एक्सटेंडेबल बाय द 45 डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रूवल ऑफ COC चाहिए 66% ऑफ द वोटिंग वैल्यू। इफ नो रेजोल्यूशन प्लान 150 डेज में प्लान अगर पास नहीं हो रहा, रिजेक्ट हो रहा है, तो कॉर्पोरेट डेटर है डू नॉट कॉपरेट विद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एडजुडिकेटिंग, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा अगर 150 डेज में कोई भी रेजोल्यूशन प्लान यहाँ पर CIRP में नहीं हुआ, कॉर्पोरेट डेटर ने कॉपरेट नहीं किया, तो फिर हमारा CIRP में कन्वर्ट हो जाएगा। COC कैन ऑल्सो डिसाइड, अब COC भी अपने मन से भी ये ऑर्डर ले सकता है इनक्लेट से कि हमारा CIRP का प्रोसेस कन्वर्ट कर दो CIRP, ठीक है। ग्रुप इंसॉल्व, फिर सेक्शन वो अमेंडमेंट 14 भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अमेंडमेंट एक्ट चैप्टर 5A भी इंट्रोड्यूस हुआ है ग्रुप इंसॉल्वेंसी का,
जिसमें एक ग्रुप इंसॉल्वेंसी रिजाइन इंट्रोड्यूस किया गया है और एंटिटीज विद द सेम कॉर्पोरेट अम्ब्रेला, कोई भी कॉर्पोरेट जो सारी एक जैसी है वो सारे भी अपना इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अंडर चैप्टर 5A। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी सेक्शन 240C। ठीक है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होता है। एक बार दोबारा से हम लोग ऊपर से नीचे तक रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमारा सबसे पहला है 331 में हुआ है जो हमारा सिक्योरिटी इंटरेस्ट की बात करता है। इसकी डेट याद रखना है सबसे पहले तो 6 अप्रैल एंड 26 मई। ठीक है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी इंटरेस्ट को वो कर रहा है जहां पर परसुएंट ऑफ द एग्रीमेंट्स एंड अरेंजमेंट्स ऑफ द पार्टीज से है। स्ट्रिंजेंट टाइमलाइन, ठीक है, सेक्शन 7 में है 14 डेज में अप्रूवल होनी जाना चाहिए। विंडो जो हमारी दी गई है उसकी 90% ऑफ द अगर हमारा सीओसी हो गया पहले, अगर है सीओसी से बनने से पहले अप्रूवल से पहले विड्रॉ करनी तो आराम से हो जाएगी, बट अगर एक बार सीओसी बन जाए तो 90% ऑफ अप्रूवल चाहिए होता है। अब ये जो 12A में जो दे रखी है हमारी विड्रॉल की एप्लीकेशन, ये दोबारा विड्रॉ नहीं हो सकती। सीओसी जो है सुपरविजन ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस आगे मतलब वो करेगा, सुपरवाइज करता रहेगा लिक्विडेशन प्रोसेस को। पहले हमारा क्या था, लिक्विडेटर जो है वो हमारे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी से सजेशन लेता था। ठीक है, पर अब और ये बाइंडिंग नहीं होता था, अब ऐसा नहीं है। अब सीओसी इसको सुपरवाइज करेगा डायरेक्टली लिक्विडेशन प्रोसेस को। सेपरेशन ऑफ सीआईआरपी टू एंसिलरी प्रोसीडिंग्स, ये हमारा सेक्शन 26 में हमारा क्या कहते हैं वो हुआ है। सेक्शन 28A में हमारा हुआ है गारंटर की भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं बाय अप्रूवल ऑफ 66% ऑफ वोटिंग। पेमेंट ऑफ डिसेंटिंग क्रेडिटर, लोअर ऑफ याद रखना है कि इसमें 32B में जो डिसेंटिंग क्रेडिटर्स को करना है तो लोअर ऑफ उसमें दे रखा है। टाइम बाउंड अप्रूवल मैंने आपको बताया था, रेजोल्यूशन प्लान 30 डेज में अप्रूव होना चाहिए। और क्या कहते हैं जो हमारा 31(5) और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। 31(5) सीसीआई अप्रूवल की बात करते हैं, 31(6) हमारा बात करता है कि जो अप्रूव नहीं हुआ है वो हमारे डीम टू बी एक्सटिंग्विश्ड हो रखा है। ये हमारा जुडिकेटर में एक वो एक्सप्लेनेशन है ना, तो उसकी तरह ही है। फिर उसके बाद वन टाइम रिस्टोरेशन ऑफ सीआईआरपी। अब आपका लिक्विडेशन एक बार वो हो गई है, अगर आपने कोई प्लान नहीं करा, आपका रिजेक्ट हो गया, तो वहाँ पर रीइंस्टेटमेंट विंडो देते हैं फॉर 120 डेज के लिए देते हैं। वहाँ पर आप दोबारा से अपने प्लान को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। 66% ऑफ द सीओसी का चाहिए और कॉर्पोरेट डेटर पे सीआईआरपी अगर चल रहा है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। रिवैम्प ऑफ लिक्विडेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 डेज में लिक्विडेशन का प्रोसेस वो इनिशिएट कर देंगे। और फिर अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर्स इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स में से नहीं होने चाहिए। रिप्लेस द लिक्विडेटर 66% ऑफ सीओसी में होना चाहिए। लिक्विडेशन प्रोसेस हमारा 180 डेज में खत्म होना चाहिए और 90 डेज में फर्दर एक्सटेंडेबल है। रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज हमारा 14 डेज में है। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर आ जाता है ये वाला 53 वाला वाटरशेड मैकेनिज्म का पढ़ लीजिएगा आप। और फिर उसके बाद ये वाला आ जाता है चैप्टर 4A जो हमारा इंट्रोड्यूस किया है, चैप्टर 5A इंट्रोड्यूस किया है। चैप्टर 4A जो हमारा CIIRP है, 51% ऑफ द टोटल डेट वैल्यू होना चाहिए, 150 डेज में कंप्लीट होना चाहिए, 45 डेज में इसका एक्सटेंडेबल पीरियड है। ठीक है, 150 डेज याद रखना है। और कन्वर्जन भी याद रखिएगा, 5A है और ये है। ये हमारा हो गया पूरा आज का 240C क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। आज हमारा सारे 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 2026 में आईबीसी में अमेंडमेंट हो रखे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।